Hello and welcome children once again to this ICSE series revision. ICSE कम फाउंडेशन रिवीजन सीरीज, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 सेल कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था सेल के किन पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया था। बेसिकली हमने डिस्कवरी ऑफ सेल्स पे बात की थी, जिसमें हमने कुछ साइंटिस्ट्स की बात की थी जिनका बहुत बड़ा रोल था इन डिस्कवरी ऑफ द सेल. सो आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. मैं जल्दी से स्लाइड शो भी कर देती हूँ और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको. तो इस अनस्टॉपेबल सीरीज में हमने पिछले क्लास में साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी देखा. फिर हमने देखा कि व्हाट आर द लैंडमार्क डिस्कवरीज, जैसे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी या प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हुई, तभी जाके सेल थ्योरी हो पाया, या सेल थ्योरी के पोस्टुलेट स्टीरन एंड श्वार्ट ने दिए, जिसको कि मॉडिफाई किया रुडोल्फ बर्चाउ ने. तो ये सब देखने के बाद हमने जस्ट शेप और साइज देखा सेल का, लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू ऑफ द सेल हमने देखा था. तो उसी में आगे बढ़ते हुए द टॉपिक्स और द सब टॉपिक्स दैट आई वुड बी टेकिंग अप टुडे आर लिटिल बिट मोर इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और धीरे धीरे हम फिर सेल के पार्ट्स पे जाएंगे. एंड टुडे आई वुड बी टेकिंग अप सेल मेम्ब्रेन और nucleus. So quickly getting started children. So what you can see in front is the shape of the plant and the animal cell. ये जो structure और diagram जो आपको दिख रहा है बच्चों, obviously we can see the differences between the plants and the animal cell. तो ये हमारा जो animal cell है, हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि ये spherical in shape है. This is spherical in shape, और plant cell ज्यादातर spherical नहीं होता है. तो what are the things that define or that is different in the two? तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं बच्चों कि plastids हैं. You can see that plastids which are present in plant cells, they will be absent in animal cells. तो मैं लिख देती हूँ कि plastids are absent in animal cells. फिर दूसरी बात है कि आप जो ये जो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो वैक्यूल, इट इज सच अ बिग स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल्स एंड इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर इन दी एनिमल सेल्स. ये बहुत छोटे होते हैं, इनके नंबर ज्यादा हो सकते हैं, मगर ये होते बहुत छोटे हैं इन दी एनिमल सेल्स. ठीक है. और इस वैक्यूल के इतने बड़े साइज में होने की वजह से क्या होता है कि इन द प्लांट सेल्स ये जो न्यूक्लियस है, ये इट इज पुश टुवर्ड्स अ पेरिफेरी, towards the not complete periphery but towards one corner. तो न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है in the plant cell. Nucleus not centrally located. फिर हमें यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलता है. प्लास्टिड्स की बात हमने कर ही ली. दूसरा, यहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल एब्सेंट है. प्लास्टिड्स हमने पहले ही बोल दिया कि एब्सेंट है इन द एनिमल सेल. ठीक है. वैक्यूल्स जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे एनिमल सेल्स में. कैन यू सी वैक्यूल्स लेबल्ड हियर? आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि दिस पर्टिकुलर सेल डज नॉट सीम टू बी हैविंग एनी, बट होते क्या है कि बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं एंड दे आर आल्सो वेरी दे आर मोर इन नंबर रादर, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू व्हाट यू सी इन द प्लांट सेल. ठीक है. फिर एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों इन द एनिमल सेल, इट इज सेंट्रोसोम. बट दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज important for the initiation of cell division. जब हम cell division पढ़ेंगे तो ये इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. Now this kind of structure is absent in the plant cell. तो मैं यहाँ plant cell में लिख देती हूँ कि centrosome is absent. Centrosome is absent in the plant cells. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गोल्जी बॉडी जो आप देख पा रहे हैं इन दी गोल्जी apparatus जिसे कि हम कहते हैं इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. देखो यहाँ पे गोल्जी apparatus है एंड यू विल सी इट इन एनिमल सेल ऑल्सो. तो बच्चों इन प्लांट सेल्स हम इसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं और ये स्कैटर्ड होता है. It is scattered throughout the
साइटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल में वो स्कैटर्ड रहता है ऐसे डेंसली लोकेटेड एक रीजन पे, जैसे कि एनिमल सेल में पाया जाता है, वो ऐसा हम प्लांट सेल में नहीं देखते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस व्हिच यू सी बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल. प्लांट सेल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है इन साइज एज कंपेयर टू दी animal cell. So these were some of the small differences. बाद में मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगी which will give you the basic differences between a plant and the animal cell, जिसका कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या नोट डाउन कर सकते हैं. Now, what are the various organelles or the parts of the cells or the things that make up a cell? तो सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल में सेल वॉल भी होगा. नाउ सेल वॉल, दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये इस डायग्राम में ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट सेल वॉल. और ये ऐसा कोई वॉल हमें एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है. इट हैज ओनली वन मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में. Okay, now you can see the various other organelles जिनके बारे में one by one study करेंगे in detail. मतलब we will be talking about their structure and we will be talking about their location in the cell and we will be talking about their function in the cell. So this is something, all these organelles, they are present in the cytoplasm, children. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosomes, lysosomes, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, फैट ड्रॉपलेट्स हो गए. एंड कुछ स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जो कि मेन पार्ट हम कह सकते हैं, या डायरेक्टर ऑफ द सेल. मूवी होती है जैसे कि, वैसे ही द डायरेक्टर ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस. So inside the nucleus also you see these various parts which are present. ये चार parts आप न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं. तो ये सेल के सारे पार्ट्स हो गए. इसमें से ऑलमोस्ट ऑल आर लिविंग, एक्सेप्ट हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रैन्यूल्स है बच्चों, ये नॉन लिविंग है. वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट होता है वो भी नॉन लिविंग होता है. ओके, सो नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. चिल्ड्रन, आपको जो इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है. What is this plasma membrane? This is a membrane. This is the membrane. Suppose this is the cell. तो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये अंदर के कंटेंट, अब जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और वेरियस ऑर्गेनल्स होंगे यहाँ पे. आई एम नॉट ड्रॉइंग द ऑर्गेनल्स, आई एम सिंपली राइटिंग द ऑर्गेनल्स कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं. और ये जो सेल है, ये अपने आप को, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है, या सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है और सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. जो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग इज दैट इट इज काइंड ऑफ आइसोलेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब अब जैसे कि आपके घर की दीवारें जो होती है, हर फैमिली का अपना घर और उस घर के अंदर का एनवायरनमेंट, उसको उस घर की दीवारें, उस घर का यूनिट, उस घर का स्ट्रक्चर, उस घर के इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटसाइड या बाहर की दुनिया से अलग करता है. और वो उनका अपना एक यूनिट होता है, अपनी एक दुनिया होती है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट काइंड ऑफ डिलिमिट्स और इट काइंड्स ऑफ गिव्स एन एनवायरनमेंट टू द सेल वेयर द सेल कैन फंक्शन इटसेल्फ and can function carry out all the functions of required for sustaining life. अब ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यही डायग्राम आप देख पा रहे हैं in this particular slide, children. Now, our ICSE board does not emphasize much on the internal structure or the details of the structure of the plasma membrane, but it is a very important a part of the studying about cell, wherein we talk about the internal structure of the plasma membrane. So थोड़ा बहुत मैं जरूर बताऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दो ICSE does not emphasize much on the structure of the plasma membrane. So before I do the structure, और ये जो डायग्राम में आपको ब्लू चीजें दिख रही हैं और ये जो दिख रहा है, ये सब उनके बारे में मैं बात करूं उसके पहले let me go through what is written in the slide, कि आपकी नजर सबसे पहले यहाँ पड़ी होगी और मैंने डायरेक्टली ये पिक्चर के बारे में बातें करनी शुरू कर दी. सो लेट मी गो थ्रू. मैंने पहले भी बताया है कि the three things which are common or found in all types of cell are cell membrane. You will see it in any kind of a cell, pro or eukaryotic cell, which we'll also be studying in detail, and also the differences between the two also needs to be known. Dusra, cytoplasm. This is something which you will find in any kind of cell, whether it is a bacterial cell or any typical eukaryotic cell.
एंड न्यूक्लियस, अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. सो रादर आई विल मॉडिफाई इट एंड राइट इट एज द जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए हो सकता है. एंड so basically these three things you will be finding in any type of a cell. और उस सेल को अपने आउटसाइड के एनवायरनमेंट से अपने एनवायरनमेंट में ले आता है उसका एक मेम्ब्रेन, जो कि उसको बाहर से घेरा हुआ होता है. It kind of encloses the contents of the cell. So what you see in this particular diagram is that what we need to remember, children, the name of this particular scientist. This is a fluid mosaic model of plasma membrane, and this was given by Singer and Nicholson in 1972. So, bachcho, in 1972, these two people gave a kind of a comprehensive, I would say, structure of the plasma membrane, and लोगों को बताया कि हमारा जो plasma membrane है, किसी भी सेल का जो membrane है, वो basically कैसा होता है. So, what he said is that it is like it is made up of lipids and proteins, is what he said. So, any plasma membrane, मतलब किसी भी सेल या सेल ऑर्गेनल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, प्लास्टिड के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, सेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी. तो हर वो कंपोनेंट जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, इट इज टिपिकली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. हमारे एनिमल सेल्स में या सेल्स में पर्टिकुलरली हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड. इट इज बेसिकली विच लिपिड? इट इज द फॉस्फोलिपिड. और ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है ये दो होती है. सो इसको हम बोलते हैं इट इज एज अ बाई लेयर. ठीक है. सो एंड इस फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में आपको प्रोटीन्स घुसी हुई दिखती हैं. सो दीज पीपल, सिंगर एंड निकलसन, दे डिस्क्राइब्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड. मतलब लिपिड जो है वो एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र की तरह जो जैसे वेव्स की तरह वो हिलती रहती है, उसमें आपको प्रोटीन एज आइसबर्ग्स, जैसे कि बोल्डर्स की तरह, आइसबर्ग्स की तरह पड़े हुए मौजूद मिलेंगे आपको समुद्र के वेव में. वैसे ही प्रोटीन पाया जाता है. सो व्हाट यू सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम बच्चों, ये जो है ये बेसिकली ये सारे प्रोटीन्स हैं. और ये जो ब्लू हेड आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू हेड है जिसको मैं यहाँ रेड से बना रही हूँ, ये फॉस्फोलिपिड की हेड है. और ये पीछे जो नीचे जो पूंछ बना रही हूँ ये उसकी टेल है. तो ये जो टेल है बच्चे, तो ये दो लेयर में हो गया, आपको दिख रहा है, मैं ऊपर भी बना रही हूँ नीचे भी बना रही हूँ. तो ये बाई लेयर हो गया. दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब इट इज अट्रैक्टेड टू वाटर. एंड जो टेल होती है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊं ऐसे, तो ये जो हेड होती है ये होती है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है. मतलब इट वांट्स टू stay away from water. What it does is that it wants to stay away from water. Big. ठीक है. It wants to stay away from water. तो चूंकि ये जो टेल है ये पानी से अलग रहना चाहती है, इसलिए ये दोनों लेयर के टेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं. एंड हेड इज टुवर्ड्स द आउटसाइड. तो ये हेड कहाँ फेस कर रहा है? ये एक हेड साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर फेस कर रहा है, और ये दूसरा जो लेयर का जो हेड है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब सेल के बाहर की जो मीडियम है उसको फेस कर रहा है. सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और यहाँ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो आपको दिख रही है ब्रांचिंग जैसा, पत्ती जैसा, लीफ जैसा, दिस इज नथिंग बट वो प्रोटीन जो है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगी हुई है. उस प्रोटीन के ऊपर क्या है? कार्बोहाइड्रेट लगी हुई है. ओके. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज अभी आईसीएसई में इट इज नॉट रिक्वायर्ड. So we'll just simply give a reading to what all I have written here, and this slide also will be talking about the functions of the plasma membrane. तो सबसे पहली बात है
The cytoplasm and the nucleus, they are enclosed within the cell membrane, and which is also called as the plasma membrane. So what is plasma membrane? It is another name of the cell membrane. और ये अपने अंदर हमारे cytoplasm को और nucleus को रखता है. The membrane separates the cell from one another and also the cell from the surrounding medium. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट देता है, मतलब सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं और अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं उसको सेपरेट आउट करता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. And at the same time it is giving shape as well as rigidity to the cell, मतलब सेल को टिका के रखता है, उसको एक प्रॉपर शेप भी देने का काम कर रहा है. And coming to the nature of the plasma membrane, chemical nature तो हमने देखा कि it is made up of proteins and lipids. तो अब ये जो proteins और lipids हैं बेटा, इनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि it behaves, our cell membrane behaves in a selectively permeable manner. मतलब वो एक semi permeable membrane है, मतलब it will allow the movement of substances, selective movement of substances in selective concentrations. मतलब कि कुछ ही substances को वो allow करेगी और वो भी उसके concentration भी वो regulate करेगी कि कौन सा substance आएगा और कितनी मात्रा में आएगा, in which quantity will it be go inside the cell. All that is regulated by the semi-permeable nature of the cell membrane. So what is semi-permeable? That it is not completely allowing the movement of substances. मतलब कुछ भी नहीं अंदर चला जाएगा. Only few things which it decides. What are the factors which will decide? That we will not go into detail because we don't have to study the structure of the plasma membrane in detail. So the semi-permeable nature means that it is allowing certain substances to go into it, and how much of that substance can go is also regulated by the cell membrane. ठीक है, और ये सेल को इंजरी से भी बचाता है. सो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम external injury. It protects the cell from external injury. So this plasma, these were the functions of the plasma membrane. Moving ahead, children. फिर से वो repeat हो रहा है. Separates the contents of the cell, regulates the entry of certain solutes and ions due to the semi-permeable nature, maintains the shape of the cell, particularly in animal cell. क्योंकि plant cell में तो cell wall भी है cell membrane के बाहर. Yes, the membrane separates the cell from one another and also the cell from the surrounding medium. This is another diagram, children. सेल मेम्ब्रेन में हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स के साथ साथ आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा टिपिकल एनिमल सेल में, और इन प्रोटीन्स के ऊपर आपको शुगर की लेयर दिखेगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये जो शुगर जो है जो प्रोटीन्स के ऊपर पाए जाते हैं बेटा, दिस गिव्स द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी टू द सेल. Means it kind of this kind of enables the cell to distinguish between the self and the non-self entity. मतलब मान लो कोई वायरस आ गया या कोई पैथोजन आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई डस्ट पार्टिकल ही आ गया. So how will the cell recognize? It will recognize with the help of these which are present on the membrane of the cell. ठीक है. नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल्स हैं वो दिखते कैसे हैं. सो वी हैव टेकन अ प्लांट सेल. अनियन का छिलके का, अनियन पील के सेल को हमने अनियन से निकाला, अनियन प्याज के छिलके से निकाला, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप के नीचे डाला, एंड वी वांट टू सी हाउ द सेल्स लुक लाइक under a microscope, or how a typical plant cell looks like under a typical microscope. तो ये ऐसे it is not as simple कि आपने बस प्याज काटा चाकू से, फिर उसका छिलका ट्रांसपेरेंट वाला छिलका उसके स्केल से ऐसे निकाला और फटाफट उसको देखने लग गए. उसके लिए we need to carry out typical proper procedure. So let us see कि हम एक अनियन पील माउंट तैयार कैसे करेंगे. मीन्स हम अनियन पील के उसको कैसे तैयार करेंगे टू पुट अंडर द माइक्रोस्कोप सो दैट वी आर एबल टू सी द सेल्स ऑफ द अनियन. तो उसके लिए आप अनियन, उसको बल्ब भी कहते हैं, प्याज को बल्ब भी कहा जाता है,
ठीक है, आप उसके छिलके को उतारिए and take out the inner layer from the concave side with the help of your forceps. ठीक है, तो forceps या tweezer से आप पतले से उसको निकालेंगे and it does not get twisted या it does not get dried up, आप तुरंत उसको पानी में रखेंगे. ठीक है, you will put it in water filled watch glass. This will keep the peel from folding and also drying out. तो ये जो आपने छिलका उतारा है पतला वाला ट्रांसपेरेंट छिलका, वो मोटे वाले छिलके की बात नहीं कर रही हूँ जो आप खाएंगे, वो जो उसके ऊपर एक पतली ट्रांसपेरेंट सी पॉलिथीन जैसी लगती है जो, मैं उसकी बात कर रही हूँ. Okay, so that particular thing is peeled out with the help of forceps and it is kept in water so that it does not get folded or dried out. फिर हम क्या करते हैं बेटे कि ग्लास स्लाइड को भी पानी से धो लिया और फिर इस पील को हम ग्लास स्लाइड पे या वॉच ग्लास के ऊपर हम उसको ट्रांसफर करेंगे. और इससे कि हमें चीजें थोड़ी बेहतर नजर आए, वी विल आल्सो पुट और वॉश इट विद अ स्टेन. हम किसी भी स्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वी कैन यूज आयोडीन सोल्यूशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो विल पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड सो दैट जो अंदर हमें माइक्रोस्कोप के जो भी उसके अंदर है कंटेंट्स अनियन पील के ऊपर, वो भी कलर हो जाए आयोडीन की. ठीक है, एंड देन व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल कवर the peel with the cover slip. What will this cover slip do? ये तो एक तो उसको वो फिक्स कर देगा and दूसरी बात it will ensure कि कोई air bubbles नहीं है और आप उसको properly you will be able to see it under the microscope. So while inserting the cover slip with the help of mounting needle, हम एक needle की सहायता से cover slip रखते हैं क्योंकि cover slip भी बहुत ही delicate होता है. It is a very delicate structure और उसको हमें रखना है over the thing that we want to see. तो उसको नीडल की सहायता से हम रखेंगे एंड विल टेक केयर दैट पील और कवर स्लिप के बीच में कोई भी एयर बबल्स ना हो एंड देन वी विल कीप इट अंडर द माइक्रोस्कोप एंड देन ट्राई टू सी. ठीक है, तो इतना सब हमने तैयारी की और फिर मैंने उस अनियन के छिलके को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा एंड देन आई विल सी हाउ इट लुक्स लाइक. और ये जो डायग्राम है ये यही बता रहा है कि कैसे अनियन पील के अंदर वो नजर आएगा. सो व्हाट यू कैन सी चिल्ड्रन, आपको कुछ ऐसे वॉल जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ऐसा वॉल जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा थ्रू आउट. सो यू विल सी थ्रू आउट अ वॉल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर और आपको ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, बीच में नहीं, किनारे किनारे से दिखेंगे आपको. मतलब ये जो वॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें आपको किनारे किनारे से न्यूक्लियस दिखेंगे, centrally located आपको नहीं दिखेंगे. So you will see that happening in every plant cell that nucleus is not centrally located, वो हमेशा थोड़ा सा साइड में ही रहती है. So अब हम देखेंगे कि कैसे हमें सेल दिखाई दे रहे हैं inside the or under the microscope. तो हमें क्या दिखा that the boundary of the onion cell is the cell membrane and that is covered by another covering which is the cell wall. तो हमें एक membrane के साथ साथ एक wall भी दिखाई दे रही है. Now I want to ask here children, what is the significance of cell wall here? क्यों ये animal cell में नहीं है और क्यों ये onion जो कि plant product है उसमें हमें देखने को मिल रही है या मिलेगी? प्लांट्स में ही सेल वॉल क्यों पाया जाता है और एनिमल्स में क्यों नहीं पाया जाता है? उसका ये रीजन है, ये बॉक्स में लिख रखा है मैंने. बिकॉज प्लांट्स जो है बेटा वो हमारी तरह कपड़े पहन के अपने आप को बचा नहीं सकते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि ठंड का मौसम हुआ या गर्मी का मौसम हुआ या बारिश का मौसम हुआ, तो ये अपने आप को एनिमल्स की तरह दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ. सो in order to, so the nature has ensured that they are also protected as the animal cells are protected, they are also protected by giving them another wall or another covering over their cells which is called as cell wall. So let us read what is given in this box. The plant cells need protection against the variations in temperature or extremes of temperature. For example, very high wind speed हो गए या high atmospheric moisture है या high temperature हो गया है या extreme chilling conditions हो गए हैं. And since they are not able to move in order to protect themselves, so that is why they have an additional layer of membrane to protect which is called as the cell. ठीक है, तो ये हमें सेल वॉल दिखा अनियन पील के सेल में जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखने की कोशिश की. देन वी आल्सो सॉ अ न्यूक्लियस जो कि एक डेंस राउंड बॉडी है लेकिन सेंट्रल में नहीं रहती है. सेंट्रल हमें एनिमल सेल में दिखेगा, थोड़ा साइड में रहता है. एंड नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म. व्हाट इज दिस? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन.
Okay, so these three things you will always see in any typical cell, and this is how we had prepared the onion peel mound to be observed under the microscope. Now, taking up the next very important structure of a cell, which we would be taking up in detail, is the nucleus. ठीक है, जैसे कि मूवी का डायरेक्टर होता है, he is the soul, whole and soul person जो कि डिसाइड करता है कि पिक्चर कैसे बनने वाली है, वैसे ही सेल के अंदर जो सेल डायरेक्टर है of the cell which decides what will happen and how it will happen, that is done by the nucleus. That is why it is also written the control center. You can take a screenshot, children. ठीक है. Now this nucleus was discovered by Robert Brown. ये आपको याद करना है, in 1831. Now children, the discovery of the cell by Robert Hooke in 1665, जो उन्होंने cork cell देखा था, which we studied in the last class. Then next is the discovery by Robert Brown, that is nucleus जो उन्होंने डिस्कवर किया, और तीसरा जो है प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो पुरकिंजी ने किया था. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म हमारा साइटोप्लाज्म और उसके अंदर का जो कंटेंट्स है, न्यूक्लियस उसके अंदर के जो कंटेंट्स है, एवरीथिंग लिविंग इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. सो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी ने एक फाउंडेशन ले किया था सेल थ्योरी का, जो हम जानते हैं, which was given by Schleiden and Schwann. So we need to remember the name of the scientist for the discovery of nucleus also, children. तो न्यूक्लियस में इन्होंने बोला कि 4 चीजें होती हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं. एक होता है, पहला है बेटा डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है क्रोमोसोम, और चौथा है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैक. ठीक है. तो ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये सेल के अंदर है. बाहर में एक एनवलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अंदर में जो आपको दिख रहे हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म है. ये जो उसके सरफेस के ऊपर जो व्हाइट है वो स्पेसेस है या होल्स है, तो हम कह सकते हैं कि पोर्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट, ये जो डार्कली स्टेन्ड कलर जो आपको पर्पल या ब्लू दिख रही है, ये है न्यूक्लियोलस, और ये पूरा जो सैप है ये अंदर जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म. Now one by one we will be taking up these structures in detail. जो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है the outer covering of the nucleus. What is the other name of the nuclear membrane? It is also called as karyotheca. Children, you will remember the name karyotheca. ये कैसा होता है बच्चों? It is 2-layered envelope. तो let me draw. तो ये ऐसे करके मैं ड्रॉ कर देती हूँ. अगर मैं ये न्यूक्लियस बना रही हूँ और ये न्यूक्लियस की मैं कवरिंग बना रही हूँ, तो ये डबल लेयर्ड है. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज परफोरेटेड एंड सेमी परमिएबल. परफोरेटेड, आपको ये स्पेसेस दिख रहे हैं, आपको ये स्पेसेस दिख रहे हैं, एंड these spaces are regulating the entry and exit of substances from the nucleus. So this membrane is also semi permeable. मतलब वो सब कुछ नहीं अंदर या बाहर जाने दे रहा है. It will allow only few substances to come in and leave the nuclear membrane. So we call the nuclear membrane to be perforated and also semi permeable. So let me complete this diagram, बच्चों. ठीक है. तो ये काइंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, कैरियोथिका. फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द आउटर एंड द inner membrane, it encloses a fluid filled space in between called the perinuclear space or intermembrane space. तो ये inner membrane है और ये outer membrane है. So let me write it as ये outer and this is the inner. This is the inner membrane. अब इन दोनों के बीच में there is a space which is called as perinuclear space. Perinuclear space or intermembrane space. Next point is that the outer membrane is studded with ribosomes. तो ये जो बाहर की जो membrane है, इसके ऊपर ऐसे ribosomes चिपके हुए होंगे, पाए जाएंगे, और you will find ribosomes present here, and it may be continuous
with the rough endoplasmic reticulum. So मतलब ये जो outer membrane है, ये it will be continuous with the rough endoplasmic reticulum, कुछ इस तरह से रफ, ये मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूएशन में रहेगा बच्चों, ठीक है। सो ये कहने का मतलब है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस विल बी इन कंटिन्यूएशन विद द फॉर्मेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक reticulum. So this was about the nuclear membrane, and what function will it do? It will regulate the exchange of materials between the cytoplasm and the nucleoplasm. Okay. Now let me rub this portion so that you are able to see what is written here. Okay. So it regulates the exchange of materials between the nucleoplasm and the cytoplasm. So this was about the first layer, which is the nuclear membrane or the karyotheca. Then we talk about the second part, which is the nucleolus. ये कैसा है बच्चों? It is dense, घना है, round जैसा है, spherical and naked, means it does not have any membrane covering over it. It is membraneless. So you have to remember this. Some of the organelles do not have any membrane over them, and one of such organelle is nucleolus. दूसरा कौन सा है? Ribosomes भी. राइबोसोम्स के बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। सेंट्रोसोम के बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. Then what else does it have? And it has a darkly stained structure, and it is the site of its function. Children, this is the function. You will write it down, note it down. It is the site of formation and storehouse of ribosomal RNA. So when ribosomal RNA uske paas hai, so definitely it is responsible for the synthesis, not of ribosome, synthesis of proteins. ठीक है. Of course, ribosomes की भी synthesis हो रही है, and this rRNA will synthesize. It will synthesize the ribosomes, which will in turn synthesize. So this was about nucleolus. Then we move on to the third part, nucleoplasm. ये जो अंदर का जो सैप है, न्यूक्लियस के अंदर का जो सैप है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप. तो it is, or you can call it that part of cytoplasm which is inside the nucleus. So I can write it as the part plasm that is present inside nucleus is nucleoplasm, or also called as the nuclear sap. अब ये होता कैसा है? ट्रांसपेरेंट होता है, semi-fluid colloidal ground substance in which nucleoli and chromatin fibers are present. So आपको ये जो nucleoli दिख रही है, nucleoli ये जो है plural ये, और chromatin fibers, these will be present in this nuclear sap. ये nucleolus है बेटा, ऐसे chromatin fibers ऐसे पड़े होंगे, ठीक है. क्लियरली आपको इसमें नहीं दिख रहे हैं. नेक्स्ट इज दैट, और क्या पाया जाएगा इसमें? यू विल ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हियर which will be required for the synthesis of nucleic acids. मतलब आरएनए और डीएनए जो बनाने की जरूरत होती है during cell division, so उनकी तैयारी के लिए whatever enzymes are required or the raw material is required, proteins are required, all, तो उसकी raw material also would be present inside the nuclear sap, which will help during the process of cell division. ठीक है. So this was about the function of the nucleoplasm. And the fourth part of the nucleus, which is the chromatin material, it is this material which allows the nucleus to behave as a director of the cell. ठीक है. इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एक डायरेक्टर की तरह बिहेव करता है. Why? Because this contains genes. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि chromatin material क्या है. It is a darkly stained network of long and fine threads.
लॉन्ग और फाइन थ्रेड्स हैं जिनको कि हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और ये सेल डिवीजन में क्या हो जाता है, ये जो लॉन्ग थ्रेड्स जो होते हैं सेल डिवीजन में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ये कंडेंस कर जाएंगे। क्यों कंडेंस कर जाएंगे? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा या स्पाइरलिंग हो जाएगी, वो लिपट जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे और उतने नंबर ऑफ रॉड्स बन जाएंगे, या जैसे कि हम बोलते हैं ना एक शेप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं बच्चों, या फिर ऐसे सिंपल बोल दिया, ये जो स्ट्रक्चर मिलता है, तो these many rods you will be see जो कि species specific होते हैं। जैसे कि हमारे human beings में there are 46 chromosomes, so ऐसे आपको 46 rods दिखेंगे। कब? जब ये fine threads जो हैं ये condense कर जाएंगे, coil कर जाएंगे during cell division। ठीक है, तो जितना उस species के number of chromosomes होंगे ये उतने rods में condense कर जाएगा। सो ह्यूमन बींग्स में 46 ऐसे रॉड्स आपको नजर आएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। The term chromosome, very important, you need to remember children, this was given by Waldeyer in 1888. Next, अब ये chromosomes किस चीज के बने हैं? ये एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए और प्रोटीन्स से बने हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं which we will study after this chapter। तो क्रोमोसोम्स डीएनए का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स ये जो देख रहे हो, ये जो सेल हुआ बच्चों, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यू विल सी द क्रोमोसोम। अब व्हेन कैन आई सी द क्रोमोसोम? व्हेन द क्रोमैटिन फाइबर हैव गॉट डिहाइड्रेटेड एंड इट हैज कंडेंस्ड। ठीक है, अगर मैं लिख दूं क्रोमैटिन फाइबर आफ्टर डिहाइड्रेशन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम, तो तब आपको ऐसा दिखाई देगा। और इस क्रोमोसोम के अंदर अगर आप खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको डीएनए मिलेगा। तो डीएनए भी आपको लंबे लंबे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। तो इन लंबे लंबे स्ट्रैंड्स में कुछ हिस्से जो होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो कि कोई कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिसाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं। या जैसे मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक, सपोज ए टू बी, these are the 2 points I have marked out, in between the two जो भी पाया जाता है bases या जो भी चीजें, let us see that it is just a part of the DNA, it is a segment of the DNA. So this particular segment of the DNA A to B, it is controlling the height of the organs. So I will call this part A to B as a gene. जरूरी नहीं है कि अगर मैं इस पॉइंट को O बोलूं, so A to O के का जो लेंथ है that is also controlling a particular feature. ये कोई जरूरी नहीं है कि entire length of the DNA is controlling some or the other feature. There will be many such units or segments in the entire DNA which will not be controlling or not be responsible for any character or feature. तो सिर्फ कुछ ही होते हैं जो कि कुछ characters या feature of the organism decide करते हैं. So those functional lengths or unit of the DNA are called as genes. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं gene. So let me see what is written here. फिर मैं gene लिख दूंगी. Chromosomes carry genes and which help in the inheritance or transfer of characters from parents to the offspring. The chromosome can be seen only when the cell divides, that is during cell division, जब वो condense हो जा रही है. और अगर मैं लिखना चाहूँ gene क्या है बच्चों? It is the functional unit of, ठीक है, which decides a particular character, that is called as the gene. So this was all about today's class. फिर अगली क्लास में बच्चों हम इसके आगे की पार्ट करेंगे and we'll be individually taking up all the other cell organs. ठीक है, मैं cell wall से start करना चाहूंगी and then we'll move on to all the other cell organs. So thank you for today and hope you're enjoying it. And मैं धीरे धीरे questions भी आपको इसमें डालती जाऊंगी so that it becomes more and more clear to you. So thank you very much. Bye bye.